नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। चार धाम यात्रा सीजन के चलते देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही पर्यटकों का रैल हरिद्वार में उमड़ा। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। शनिवार और रविवार को ज्यादा भीड़ होने के कारण सड़क जाम हो जाती है, तो वहीं दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार आने वाले वाहनों की भारी भीड़ रही। घाट लोगों से खचाखच भरे रहे। इस बीच स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे घूमने फिरने के लिए हरिद्वार या उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों भी तेजी से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी, जिसके कारण दिल्ली यूके हाईवे जाम हो गया। वीकेंड पर छुट्टियां होने के कारण सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली हाईवे पर वाहनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटक ज्यादातर वीकेंड के दिन उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। दिल्ली हाईवे जाम नजर आया। दिल्ली हाईवे में सड़कों पर भारी संख्या में गाड़ी उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि वीकेंड के दौरान श्रद्धालु ज्यादातर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ से हाईवे पर जाम लग गया। तस्वीरें हरिद्वार से हैं, जहां दिल्ली हाईवे पर भारी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर उतर आईं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। लोग भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्राम प्रधान पर बहुमूल्य पंचायत भूमि को एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर को बेचने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ये भूमि बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पास नेशनल पर स्थित है और इस पर फलदार पेड़ खड़े हैं। स्थानीय निवासियों और किसान नेताओं ने इस मामले में ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये भूमि ग्राम पंचायत की सामुदायिक संपत्ति है और इसे किसी भी सूरत में बेचा नहीं जा सकता। हमारा मुद्दा यह है, हमारी जो ग्राम समाज की जमीन थी, उस जमीन का प्रधान जी वगैरह, नीरज प्रधान जी, सुनील प्रधान, उप प्रधान सुनील जी, पटवारी, इन लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया जिसमें ना तो किसी पंचायत के जो सदस्य हैं, ना उनका कोई इसमें रोल है, और ये 3 करोड़ रुपए की जमीन सतीश त्यागी को ट्रांसफर कर दी गई है। मामला ये है कि हमारे ग्राम सभा की जमीन दे के उन पर ये जमीन बची है 17-18 की जमीन। इसे ग्राम प्रधान ने मिलकर ग्राम पंचायत सदस्य के साथ मिलकर एक फर्जी वो बनवाया और प्रस्ताव, और जिस जमीन का प्रस्ताव है वो प्रस्ताव सिर्फ तय बजारी प्रस्ताव था, मगर ये जमीन का दिखा देगा तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। वो जो जमीन हमारी करोड़ों जमीन है लगभग, और जो जमीन हमारी लाई गई है वो ट्रांसफर की गई वो लाखों में है। सोशल मीडिया पर चल रही फलों में रंग और इंजेक्शन लगाकर तैयार किए जाने की खबरों को बड़ी गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने रुड़की नवीन कृषि मंडी में औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने फलों के दर्जनों गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कहीं पर भी टीम को फलों में रंग या किसी तरह के इंजेक्शन लगाने का मामला सामने नहीं मिला। हालांकि इस दौरान केले को पकाने में एक विशेष तरह का केमिकल जरूर सामने आया है, जिसकी जांच के लिए टीम के अधिकारियों ने लैब को भेज दिया है। मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि फलों में रंग और इंजेक्शन लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई है। हमने कालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। लेकिन देखिए, तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है, कोई कह रहा है इंजेक्शन लगाया, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से
बताना चाहता हूँ कि इथाइलिन की राइफनर जो है मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, उसमें यही मिला। कार्रवाई की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं थी। भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित गणेश विहार के मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना पर सीओ ज्वालापुर शांतनु पराशर ने बताया, इस संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई थी। मामले में चेकिंग शुरू कर दी गई है। इस व्यक्ति को पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा था। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक चोर मंदिर के अंदर रखा दान पात्र तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौका पाकर चोर मंदिर में घुस गया और दान पात्र को तोड़ने की कोशिशें करता रहा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये कल दिन में लगभग 12-1 बजे की घटना जो हमारे को पता चली है अभी तक, जिसमें एक व्यक्ति गणेश विहार में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने के बाद वो जो मंदिर में दान पात्र है उसको ईंट से तोड़ने की कोशिश करता है। इस संबंध में अभी हमें सूचना कल प्राप्त हुई थी, इसमें चेकिंग हमने शुरू कर दी है और इस पर देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस व्यक्ति को, और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में शाहपुर शीतला खेड़ा में दो युवकों के विवाद में बीच बचाव कर रहे एक युवक की तलवार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी भिजवा दिया है, जबकि घायलों का भी उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी युवक सरबजीत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हत्या के आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश भी दी जा रही है, जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां दो युवकों में विवाद हो गया, तो वहीं युवकों के बीच बचाव करने आए युवक की हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां दो युवकों में मामूली विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आए युवक की ही हत्या कर दी गई। मृतक की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस बल पहुंचा और मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर दबिश दी जा रही है और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस की ओर से जारी है। जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां दो युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव में आए युवक की हत्या कर दी गई। पर्यावरण को लेकर अलख जगा रहे काफल फन कैंप ने स्कूली बच्चों के साथ पर्यावरण को लेकर एक नई अलख जगाने की कोशिश की। काफल फन कैंप के ओनर एवं पर्यावरण प्रेमी अंकित रस्तोगी ने सबसे पहले धन्यवाद दिया कि सभी लोग जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में काफल फन कैंप में पौधे लगाने के लिए आए और सभी के माध्यम से पूरी मेहनत करके यहां पर वृक्षारोपण किया गया। उन्हें बताया कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में काफल जो फल है वो काफी प्रचलित है।
काफल की थीम पर ही काफल फन कैंप को डिजाइन किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी चीज नेचर के करीब है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए काफल फन कैंप को भी बनाया गया है। यहाँ पर लोग आकर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी कर सकते हैं। खेलने कूदने के अलावा कई तरह की एक्टिविटीज भी डिजाइन की गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है और आप भी प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकिंग आपका चैनल करे, तो हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये इच्छा रहती है कि हमको सबसे पहले पता लगे कि क्या अपडेट है काउंटिंग का। तो उस दृष्टि से हमने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है। वर्क करेगा सब जगह, सारे जहां पर भी काउंटिंग है वहां पर वहां के किसी न किसी प्रमुख कार्यकर्ता से जो उसके पास अपडेट सबसे पहले आएगा, उससे हमारा प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय ये उससे जुड़े रहेंगे और उससे निरंतर अपडेट आता रहेगा, जो यहाँ फ्लैश भी होता रहेगा। चार जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम के अपडेट को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से पल पल की अपडेट की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनके जरिए मतगणना की सूचना को एकत्र कर प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिए सभी को जानकारी दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है और आप भी प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकिंग आपका चैनल करे, तो हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये इच्छा रहती है कि हमको सबसे पहले पता लगे कि क्या अपडेट है काउंटिंग का। तो उस दृष्टि से हमने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है। वर्क करेगा सब जगह, सारे जहां पर भी काउंटिंग है वहां पर वहां के किसी न किसी प्रमुख कार्यकर्ता से जो उसके पास अपडेट सबसे पहले आएगा, उससे हमारा प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय ये उससे जुड़े रहेंगे और उससे निरंतर अपडेट आता रहेगा, जो यहाँ फ्लैश भी होता रहेगा। लोकसभा चुनाव के मतगणना को लेकर उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है उनके रेडमाइजेशन का काम चल रहा है। पहले दौर का कार्य पूरा हो चुका है और अब सेकेंड फेज में कर्मचारियों को 2 जून को ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। तो वहीं प्रत्येक जिले में बनाए गए काउंटिंग हॉल का संबंधित जिलों के अधिकारी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही सभी कार्मिकों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। देखिए, सभी जो भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और हमारी 5 लोकसभा सीट पर मतगणना जो होगी वो 4 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के दृष्टिगत सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। विशेष रूप से सभी विधानसभाओं का जो हमने अगर कुल टेबल्स की व्यवस्था की है, 884 टेबल्स हम इस बार यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग के लिए और हमारे 334 से अधिक जो AROs होंगे काउंटिंग के लिए, उनकी ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी।
सभी जनपदों ने अपने जो मतगणना कार्मिक होते हैं इनका डेटाबेस तैयार कर लिया है। मतगणना कार्मिकों का जो रैंडमेशन का प्रक्रिया होता है, पहला प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है। सेकंड रैंडमेशन जो होता है वो 2 तारीख को ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना को लेकर तैयारियां तेज है। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी मुस्तैदी से मतदान केंद्र पर काम करें। आपको बता दें कि 4 जून को 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू होगी, जिसको लेकर लगातार अधिकारी मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पल पल की गतिविधि पर नजर रखी जाए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना की जाएगी। चारधाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में वीवीआईपी और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जाएगा। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति में बैठे हैं, वहां पर थार गाड़ी पहुंचाने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ धाम का तापमान 40 से 50 डिग्री हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए सोशल ड्रामा है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वहीं अब एक नया अपडेट भी सामने आया है, जहां उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा के दौरान बुजुर्गों और वीवीआईपी लोगों के लिए एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी के दौरान भी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वीआईपी कल्चर के लिए बस एक सोशल ड्रामा है। तो वहीं उन्होंने एसयूवी थार का इस्तेमाल होना पर्यावरण के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि पहाड़ों में एसयूवी को ले जाना तापमान में बढ़ोतरी को आगमन देना है। चारधाम यात्रा के दौरान एसयूवी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी, फिर वो मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, इस दौरान एसयूवी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एसयूवी गाड़ी के चारधाम यात्रा पर आने से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इसे प्रदूषण को निमंत्रण देना भी बताया है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है ये। केदारनाथ धाम में जहाँ भगवान भोले अपना जो है वैराग्य के उसमें शांति में बैठे हैं, आप वहाँ गाड़ियों का प्रदूषण थार ऊपर पहुंचा दिया आपने हेलीकॉप्टर से। तो इसका मतलब आप देहरादून तो 40-50 डिग्री छोड़िए, केदारनाथ में 50 डिग्री करने जा रहे हैं अगले 5, 10, 20 सालों में। कितना पोल्यूशन, कितनी चीजें होंगी। सरकार की क्या व्यवस्था है ये हमारी समझ में नहीं आई। मंदिर से लेके वो जो हेलीपैड है उसका डिस्टेंस लगभग 600-700 मीटर है। उस 700 मीटर के दौरान आपके वहाँ डंडी कंडी वाले हैं, आपके डोली वाले हैं, अगर किसी की व्यवस्था तबीयत खराब हो गई उनको उठा के लाना है और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये मेरे को लग रहा है खाली वीआईपी कल्चर के लिए इन्होंने शो और ड्रामा किया है। बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों तक रेन और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में भी कमी आएगी और हीट वेव कंडीशन नहीं रहेगी। मौसम के देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी एका दुक्का जगहों में ये देखने को मिलेंगी।
और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक है सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी। तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एकाध जगहों में प्लेन्स में वो रही है, खासकर गढ़वाल रीजन की। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। और कल परसों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है कहीं कहीं पर वो हिल्स में वो रहने वाली कल भी, और परसों देखेंगे तो कुछ जगहों तक में उसकी संभावना है हिल्स में रहने की। शुक्रवार को कुमाऊं के सबसे बड़ी गौला नदी नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े और बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई है। इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति हुई है। बात गौला नदी की करें तो इस बार सरकार की तरफ से 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 41.40 लाख घन मीटर की अब खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई। वहीं सरकार को 20 करोड़ 18 लाख 84 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई है। हल्द्वानी में खनन सत्र अब समाप्त हो गया है। इस दौरान सरकार को भारी भरकम संख्या में राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो वहीं अब आप मानसून के कारण खनन सत्र अब रोकना पड़ा है। मानसून खत्म होने के बाद खनन सत्र दोबारा शुरू होगा। हल्द्वानी में खनन सत्र के दौरान सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है, जिससे प्रदेश सरकार और सरकार को काफी हद तक फायदा मिलेगा। अब मानसून खत्म होने के बाद दोबारा से खनन सत्र शुरू होगा। कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7 लाख 65 हजार घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। हल्द्वानी में खनन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है, जिससे सरकार मालामाल हो गई है। मानसून सत्र खत्म होने के बाद दोबारा से खनन सत्र शुरू होगा। खनन सत्र के दौरान सरकार को भारी संख्या में राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो वहीं अब मानसून शुरू होने के कारण खनन सत्र को रोक दिया गया है। जैसे ही मानसून सत्र खत्म होगा, वैसे ही खनन सत्र शुरुआत हो जाएगी। वो नदी का जो एफसी क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7 लाख 65 हजार घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।